अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हसनैन अली बात कर रहा हूँ। दोस्तों ये आज हमारे पास डिवाइस आई है, क्यू मोबाइल M95 डिवाइस है। इसको पावर सप्लाई के साथ मैं अटैच कर रहा हूँ। पावर सप्लाई लगा के दिखाता हूँ कि इसके अंदर फ़ाल्ट क्या है। और ये आजकल एक फ़ाल्ट आया हुआ है और ये काफ़ी सारे दोस्तों को समझ नहीं आता कि ये फ़ाल्ट किधर से आया हुआ है, इसके अंदर कि किस चीज़ का फ़ाल्ट है। ठीक है, लाइट मैं डिम करता हूँ इसकी थोड़ी सी। अभी डिवाइस को मैं ऑन कर रहा हूँ। डिवाइस हमारी ऑन होगी और यहाँ पे ये देख सकते हैं आप क्यू मोबाइल लिखा हुआ है और पीछे सब लाइनिंग शाइनिंग डिस्प्ले इस तरह ख़राब नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ज़्यादातर दोस्त इस तरह का फ़ाल्ट को समझते हैं कि ये सीपीयू का फ़ाल्ट है। ये सेम फ़ाल्ट सीपीयू में भी आता है। ठीक है, लेकिन ये अभी जो फ़ाल्ट आया हुआ है ये मेरे ख्याल से eMMC का फ़ाल्ट है। ये पहले भी इस तरह के फ़ाल्ट मैं सॉल्व कर चुका हूँ। तो कुछ दोस्तों के मुझे मैसेजेस भी आए हुए हैं इस तरह के फ़ाल्ट के ऊपर कि यार ये फ़ाल्ट आया था तो हमने सीपीयू भी रिबाल कर दिया और एलसीडी भी न्यू लगा के देख लिया, सेम जो है ना कंडीशन के ऊपर है मोबाइल। ठीक है, तो ये मसला इसका सीपीयू का नहीं होता, ये मसला इसकी eMMC का होता है। हम अभी इसको रिपेयर करेंगे, इसकी eMMC रिपेयर करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं होती। ठीक है, दोस्तों ये देखें। अभी ये इसकी फ़ाइल मैंने फ़्लैश कर ली है, इसकी eMMC प्री प्रोग्राम करके। eMMC का स्क्रीनशॉट भी साथ ऐड कर दूंगा। eMMC इसकी 90% के ऊपर कंज्यूम हुई थी। ठीक है, eMMC ने अपना बैकअप नहीं दिया। ठीक है, तो हमने इसके फार्मवेयर से इसकी eMMC रिप्रोग्राम की थी और उसके बाद SPD के जो सेट हैं उसको अगर फ्लैश कर दी भी जाए UFI बॉक्स से, तो उसके बावजूद जो है आपको दोबारा फ्लैश करना ज़रूरी होता है। ठीक है, लोगों से आगे मोबाइल नहीं जाता। तो ये इसकी पैक फाइल से हमने इसको फ्लैश किया है। अभी इसको मैं पावर सप्लाई के साथ अटैच कर रहा हूँ मोबाइल को। मोबाइल का पावर बटन मैंने प्रेस कर दिया है। तो अभी देख सकते हैं कि हमारी जो लाइनिंग आ रही थी वो लाइनिंग नहीं आ रही। ठीक है, तो मेरा बताने का मकसद ये था कि लोग समझते हैं कि ये लाइनिंग जो है ये क्योंकि इसका डिस्प्ले को सीपीयू चला रहा होता है, तो ये सीपीयू से है लाइनिंग। सीपीयू को रिवॉल्व करते हैं फिर भी सेम प्रॉब्लम, सीपीयू को रिप्लेस कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, फिर भी सेम प्रॉब्लम। तो दोस्तों ये सीपीयू से प्रॉब्लम बिल्कुल आती है। ठीक है, लेकिन ये प्रॉब्लम आपकी eMMC अगर ख़राब हो जाए तब भी यही मसला आता है। इसी तरह लाइनिंग शो करता है eMMC। तो इसने अपना सिक्योरिटी का बैकअप हमें नहीं दिया, तो ना इसका हमारे पास सिक्योरिटी का बैकअप है और ना ही हमारे पास इसका इसको हम मैनुअली रिपेयर कर लेंगे इसका जो सिक्योरिटी है। तो दोस्तों इसकी ब्राइटनेस कम हुई थी, ब्राइटनेस इसकी हम थोड़ी सी तेज़ कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें प्रॉपर नज़र आए इसके अंदर। तो ब्राइटनेस हमने तेज़ कर ली है। तो अभी मैं इसके दिखाता हूँ कि इसने अपना जो जेन्युइन सिक्योरिटी का बैकअप था वो इस मोबाइल ने नहीं दिया। अज़ान हो रही है, फिर अज़ान के बाद मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा दोस्तों, ये अज़ान कंप्लीट हो चुकी है, हमारी मुकम्मल हो चुकी है। तो अभी आपसे एक बात शेयर करनी थी, आपको एक बात बतानी थी, वो मैं आपको बताता हूँ। आपने वीडियो पूरी देखनी है। ठीक है, तो इसने यहाँ पे डिस्प्ले लाइट इसने कम कर दी है, तो हम इसकी डिस्प्ले लाइट एक तो टाइम से थोड़ा एक्सटेंड करते हैं और डिस्प्ले लाइट इसकी ब्राइटनेस तेज़ करते हैं। वो बात यह है कि अभी देखें कि ये जो डिवाइस है हमारे पास, इसने अपना हमें सिक्योरिटी बैकअप नहीं दिया। इसकी eMMC लोगों तक जा रही थी, लेकिन इसने हमें ना अपना डंप फाइल दिया और ना ही इसने हमें अपनी सिक्योरिटी रीड करने दी है। अब कहने का मकसद ये है कि इसके अंदर IMEI नंबर नहीं है। अब इसके अंदर जो इसकी बैक के ऊपर IMEI नंबर का स्टिकर लगा हुआ है वही हमने इसके अंदर राइट कर देना है। ठीक है, जिस डोंगल से जिससे इसकी सपोर्ट है उससे हम इसके अंदर यही सिक्योरिटी रिपेयर कर देंगे। अब रही बात कि जिन डिवाइसेस का हमें IMEI उसकी eMMC बैकअप नहीं देती और उनके IMEI पीछे लिखा भी नहीं होता, वो डिवाइसेस हम रिपेयर ही नहीं करते, उसी कंडीशन में कस्टमर को वापस दे देते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये जो IMEI नंबर इसके पीछे लिखी है ये PTA अप्रूव हो, जो नॉन अप्रूव हो, हमें इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर ये नहीं है कि अगर ये नॉन अप्रूव है तो हम इसे PTA से अप्रूव करके कस्टमर को 2 नंबरी करके कोई और किसी और मोबाइल के अप्रूव मोबाइल के अंदर IMEI लगा के हम नहीं देंगे। ठीक है, तो ये आप सब के लिए एक पैगाम है। अगर तो जो लोग जानते हैं इस चीज़ को वो तो फिर गलती पे हैं, अपनी गलती कर रहे हैं। और जो लोग कुछ लोग हैं जिनको इस चीज़ का इल्म नहीं है कि आप किसी भी मसले से ताल्लुक़ रखते हैं, कोई भी मसला का आपका, मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं है। आप जो भी मसलक इख्तियार करते हैं, किसी को भी फॉलो करते हैं, कोई इशू नहीं है।
लेकिन मैं ये जानता हूँ कि तमाम मसालिक जो उलमा हैं, मुफ्तियान हज़रात हैं, उनका इस चीज़ के ऊपर इजमा है कि आईमी रिपेयर करने से जो कमाई आती है वो हराम है। ठीक है, तो आप आईमी रिपेयर करके आप हराम ना खुद कमाएं, ना अपने बीवी बच्चों को, माँ बाप को हराम मत खिलाएं आप। ठीक है, कुछ गुनाह ऐसे होते हैं, अभी जैसे कि अज़ान कंप्लीट हुई है, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि नमाज़ छोड़ने से जो है सज़ा नहीं मिलती, क्योंकि कई हदीसें हैं कि नमाज़ छोड़ने वाले को इतने इतने 100 साल सज़ा मिलती है जहन्नुम में। वो तो नबी की मुँह की बात तो झूठ हो ही नहीं सकती। लेकिन कहने का मकसद ये है कि कुछ ऐसे गुनाह हैं जिनका ताल्लुक़ हमारा और हमारा रब जो है, हमारा जो खालिक है, बनाने वाला अल्लाह, मखलूक, हम उसकी मखलूक हैं। अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान के कुछ ऐसे गुनाह होते हैं जिसका ताल्लुक़ अल्लाह की ज़ात के साथ होता है कि हमने अभी, क्योंकि सजदा सुजूद होता है वो अल्लाह की ज़ात के लिए है, हमने अल्लाह की इबादत करनी है, अल्लाह को सजदा करना है। अगर हमने नहीं किया तो ये अब अल्लाह की ज़ात का और हमारा ताल्लुक़ है। तो हो सकता है अल्लाह की रहमत से, अगर अभी जो अज़ान हुई है मैं इसकी नमाज़ नहीं पढ़ता, तो अल्लाह की रहमत से अल्लाह मुझे चाहे तो मुझे माफ़ कर सकता है। ठीक है, सज़ा दे भी सकता है और माफ़ भी कर सकता है। लेकिन कुछ गुनाह ऐसे हैं जिसका ताल्लुक़ माफ़ी से ताल्लुक़ है ही नहीं। कुछ गुनाह ऐसे हैं जिस तरह आपने किसी का हक़ मार लिया, उसकी भी सज़ा है, उसकी माफ़ी कोई नहीं है। तो ये हराम भी एक ऐसा गुनाह है जिसकी माफ़ी कोई नहीं है, इसकी सज़ा ज़रूरी है, इसकी सज़ा ही मिलेगी। ठीक हो गया, तो इसकी सज़ाएँ बहुत बड़ी सज़ाएँ हैं। आखिरत की जो सज़ाएँ मिलनी हैं वो आप अपने उलमा से पूछ सकते हैं। तो अब कहने का, मेरा मकसद कहने का ये है कि जो लोग आईमी रिपेयर कर रहे हैं वो हराम कमा रहे हैं। ठीक है, ग्रुपों के अंदर देखेंगे आप 90% लोग आईमी रिपेयर करते हैं। बहुत शादी नादिर लोग हैं कि जो आईमी रिपेयर नहीं करते, कि किसी मोबाइल की अगर हाई सिक्योरिटी थी, किसी ने उसको पैच कर लिया, उसको रिकवर कर लिया, उसको बूट लोडर या जिस तरीके से भी आईमी जो जो रिपेयर जिस तरीके से हो रही हैं, उन्होंने उसकी सिक्योरिटी ब्रेक कर लिया, तो ग्रुपों के अंदर चीख रहे होते हैं, नाच होते हैं, जंपे मार रहे होते हैं कि हमने ये वाली डन कर लिया आईमी, जबकि हराम कमा कर उन्होंने खुश हो रहे हैं, खुशी का इज़हार कर रहे हैं। तो फिर आप लोग, जो लोग चरस शराब और ये चीज़ें बेच रहे हैं, ये जुआ करा रहे हैं, तो आप लोग, उनकी भी हराम की कमाई है, आपकी भी हराम की कमाई है, आप लोग उनको क्यों बुरा भला कहते हैं, बुरी नज़र से उनको क्यों देखते हैं, उनको नजायज़ फ़रोश और इस तरह क्यों कहते हैं? क्योंकि वो भी हराम कमा रहे हैं, आप भी लोग हराम हैं, तो फिर उनमें आप लोगों में क्या फ़र्क है? कोई भी फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो बल्कि मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि अगर हराम ही कमाना, खुल डुल के कमाओ, ज़्यादा कमाओ। ठीक है, ये आप मंशियात बेचो जिसमें 10 रुपये की चीज़ जो है ना 100 रुपये की बिकती है, 100 रुपये वाली चीज़ 1000 रुपये की बिकती है। ठीक है, तो पैसे अगर हराम ही कमाने तो अच्छे तरीके से कमाओ ना। जो जिस बंदे के जिस्म के अंदर हराम का लुकमा चला जाता है, उससे अगर उसका खून बन गया, तो जब तक वो उसके जिस्म के अंदर मौजूद रहेगा, उस बंदे की ना नमाज कबूल है, ना हज कबूल है, ना रोज़ा कबूल है, ना ही उसकी दुआ कबूल है, ना उसकी फ़र्ज़ी इबादत कोई कबूल है, ना ही उसकी नफली इबादत कोई कबूल है। ठीक है, उसकी कोई इबादत कबूल नहीं जब तक वो खून उसके अंदर रहेगा। और खून का आपको पता है, डॉक्टर्स ने कहा कि कंप्लीट साइकिल जाके तकरीबन 10 साल में होता है। कुछ लोगों का 1 साल में होता है, किसी का 10 साल में होता है। फिर ब्लड से आगे अगर आपके जिस्म का कोई हिस्सा बन गया, कोई ऑर्गन बन गया, आपके वो जो हमारा ये मसल्स हैं वो बन गया, तो ये तो आपके साथ परमानेंट साथ ही रहते हैं 40-40 साल तक। एक यानी कि मसल का साइकिल कंप्लीट होने में 40 साल लग जाते हैं। तो 40 साल ना आपकी नमाज कबूल है, ना रोज़ा, ना हज कबूल है, इतने देर के अंदर इंसान की डेथ हो जाती है। समझ गए आप बात? तो जब आप ये काम करेंगे, अब आपके बीवी बच्चों को, माँ बाप को तो पता ही नहीं है हमारा बच्चा हमें हराम को ला के खिला रहा है, हराम कमा के लेकर आ रहा है हमारे लिए, तो उनको भी आप जो है वो हराम खिला रहे हैं, और उनकी भी नमाज रोज़ा हज सारा कुछ आप पे पड़ेगा, उसका भी सारा खमियाजा आप पे आएगा। तो अगर किसी को कोई बात बुरी लगती है, कोई इशू नहीं है, डजंट मैटर, क्योंकि हक़ की बात होती है वो हमेशा बुरी लगती है किसी को लगे। मेरा काम था आप लोगों को बताना। मुझे कसम से अफसोस होता है कि मैं ग्रुपों के अंदर देखता हूँ लोग आईमी रिपेयर करके यूँ खुश हो रहे होते हैं, जंपे मार रहे होते हैं, जी फ़लाने की आईमी रिपेयर के फ़लाने। क्या हम नहीं कर सकते? मेरे पास हर किस्म की सॉफ्टवेयर डिवाइस है, अल्हम्दुलिल्लाह सॉफ्टवेयर कंप्लीट आता है। हमें नहीं सिक्योरिटी रिपेयर करने आती? क्या हमें पैसे अच्छे नहीं लगते कि हम सिक्योरिटी रिपेयर करके दिन की 10-12 हज़ार रुपये की एक्स्ट्रा दिहाड़ लगा लें? ठीक है, तो कहने का मकसद है, ये आपके लिए एक पैगाम है भाई, अगर जिस बंदे को समझ आती, कुछ लोग तो है जिनको पता है कि हम आराम कमा रहे हैं, कमाने दो उनको। अब मेरा पैगाम उन लोगों को है जिनको नहीं पता था, और उनको अगर मैंने बता दिया है, उसके बावजूद वो करते हैं तो उनकी मर्ज़ी है। अगर कुछ लोग हैं वो छोड़ना चाहते हैं, हराम काम छोड़ना चाहते हैं, हराम कमाना छोड़ना चाहते हैं, तो अल्लाह से पिछले को तौबा कर लें। ठीक है, क्योंकि ऐसा गुनाह जिसका आपको पता ना हो उसकी माफ़ी मिल जाती है, और जिस गुनाह का आपको इल्म हो उसके बाद उसकी सज़ा भी दुगनी हो जाती है।
तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, मैसेज देना चाहता था इस बारे में। मैं अपनी ज़ात के बारे में बता रहा हूँ कि अगर हमारे पास एक डिवाइस आ जाती है, हम उसकी उसकी जो EMMC है वो रिपेयर की है, 3 घंटे लगा के एक डिवाइस हमने ऑन किया, रिपेयर किया। अब उसकी सिक्योरिटी अगर PTA से नॉन अप्रूव है वो सेट, तो हम वो कस्टमर का अगर एतराज़ आ गया तो हम वो डिवाइस उसी हालत में EMMC अपनी उतार के वापस कर देते हैं जिस हालत में पहले था मोबाइल। हम ये नहीं करते कि हमने इतनी मेहनत की है, चलो अब इसकी IMEI रिपेयर करके दे दो, ये कभी भी नहीं किया काम। दूसरा ये है कि जब मैं पहले काम करता था, दुबई से इंपोर्ट हुए हुए नोकिया की छोटी डिवाइस है, मेरे पास 8-9 लाख रुपए का सामान पड़ा हुआ था, ठीक है। वो सारी क्योंकि इन्होंने बीच में कहा था कि 40 दिन के अंदर या इतने महीने के अंदर एक्टिव नहीं होगी सिमें, तो मुझे इसी का आइडिया नहीं था। वो सारी इन्होंने बारी बारी डिवाइसें मेरे पास एंटीक मोबाइल भी पड़े हुए थे, 8810 गोल्ड, 8810 सिल्वर। और आपको अभी इस टाइम 8810 जो गोल्ड है ना, उसकी कीमत लाख से ऊपर की है, ठीक है। तो वो सारे इन्होंने नॉन अप्रूव कर दिए हैं। 40-40 हज़ार पे वो कीपैड मोबाइल है 8810 का, ये टैक्स मांग रहे हैं PTA वाले। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि मैं अगर सोचूं इस तरह के मेरा इन्होंने 8-10 लाख रुपए का नुकसान किया है, तो मैं जो है ना अब, और मैंने वो दुबई से मंगवाए थे और लीगल तरीके से मंगवाए थे, मेरे पास उसके टैक्स की रसीदें भी मौजूद हैं जो मैंने टैक्स अदा किया हुआ था, इधर कस्टम पेड किया हुआ था। उसके बावजूद ये लोग नहीं माने। बहरहाल कहने का मकसद है कि मैं कहूँ मुझे इन्होंने इतने लाख का नुकसान दिया है, तो अब मैं अपना नुकसान पूरा करने के लिए IMEI रिपेयर करके इतने पैसे पूरे कर लेता हूँ। नुकसान होना था, उसकी पूछ इनसे आखिरत में होगी, मैं जानूँ और मेरा अल्लाह जाने और ये लोग जाने। लेकिन मैं अपना नुकसान पूरा करने के लिए मैं कहूँ जी मैंने नुकसान पूरा करना है, मैं 8-10 लाख रुपये की जब तक IMEI रिपेयर नहीं कर लेता, मैं ये नुकसान पूरा कर लेता हूँ। तो ऐसा भी नहीं सोचा हमने। तो ये चीज़ है कि आप लोगों के लिए एक पैगाम है, ठीक है। आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो मुझे इस चीज़ का अफसोस होता है कि लोग हराम कमा रहे हैं और उल्टा खुश हो रहे हैं हराम कमा के, और उनके बीवी बच्चों को बेचारों को उनको पता ही नहीं है कि हमारा बाप हमें हराम ला के खिला रहा है। कम कमाओ लेकिन हलाल कमाओ, जिससे आपकी आखिरत जो है, आखिरत की जो मनाजिल हैं वो आसान हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो इसमें मैंने आपको सोल्यूशन बताया इस फॉल्ट का कि ये जिस तरह लाइनिंग आई होती है, ये लाइनिंग आपकी CPU का मसला भी हो सकता है, लेकिन ये ज़्यादातर मसला आपका EMMC के अंदर होता है। जब आपकी EMMC की पार्टीशन करप्ट हो जाती है तब भी ये मसला पेश आता है। तो कुछ दोस्त इसका CPU पहले इस तरह के फॉल्ट में रिपेयर करते रहे हैं अगर, तो उनको भी पता चल गया होगा कि इसका ये मसला EMMC में से था, ठीक है दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।